हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिमांशु लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एग्रोनॉमी की क्लास। एग्रोनॉमी में हम सबसे पहले बात करेंगे अनाज वाली फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सीरियल क्रॉप्स, जिसमें हम आज की क्लास में देखेंगे गेहूँ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में लिखते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलों के अंतर्गत ये जो क्रॉप्स जो आ रही हैं, इन क्रॉप्स को कहा जाता है सीरियल क्रॉप्स। CEREALS, सीरियल्स क्रॉप्स। देखिए, इसका मीन्स होता है, ये सबसे पहले तो रोमन भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रोमन भाषा से। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है अनाजों की देवी। देखो, रोमन भाषा से सीरियल, जिसे रोमन भाषा में क्या कहा जाता है? सेरस। इसे रोमन भाषा में सेरस कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। अनाजों की देवी, ये कुछ हमने बेसिक बात की है, इसे थोड़ा सा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी शुरू करते हैं गेहूं की खेती। तो सबसे पहले हम गेहूं को शुरू कर रहे हैं, तो गेहूं का नाम लिखते हैं। नंबर 1 फसल लगाते हैं और गेहूं की खेती। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें बात करनी होती है इसके बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम संख्या और इसका उत्पत्ति स्थान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका बॉटनिकल नेम, जिसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो बॉटनिकल नेम इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए, किसी भी बॉटनिकल नेम को लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम को, तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। ये एक बॉटनिकल नेम लिखने का नियम, रूल है। इसके फैमिली की यदि बात करें तो फैमिली या कुल भी कह सकते हो, हिंदी में कुल कहते हैं। तो इसका जो फैमिली है वो है ग्रेमिनी, या इसे घास कुल भी कहते हैं, या पोएसी। इसकी तीनों फैमिली हो सकती है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ग्रेमिनी भी यदि ऑप्शन में दे रखा है, घास कुल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे रखा है तो उसका आंसर राइट होगा। तो आपको गेहूं का कुल कौन सा है, तो ग्रेमिनी दे रखा है या घास कुल दे रखा है या पोएसी, तीनों में से कोई भी एक दे रखा है तो आप उस ऑप्शन को राइट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसका ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सिलेबस आप सभी ने अपने जो PDF आ रखी है उसको देख रखा होगा, आई होप। अब देखिए, अब बात आती है कि इसका वर्गीकरण, गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण के अंतर्गत गेहूं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है द्विगुणित, जिसे डिप्लॉइड कहते हैं। नंबर 2 है चतुर्गुणित, जिसे टेट्राप्लॉइड कहते हैं। और नंबर 3 है षटगुणित, जिसे हेक्साप्लॉइड कहते हैं। अब इन दोनों को डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आप इनका नाम लिख दीजिए। नंबर 1 है द्विगुणित, डिप्लॉइड,
अब देखिए डिप्लॉइड के बारे में देख लेते हैं, 1 बाय 1 करके, आपको नाम का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले द्विगुणित डिप्लॉइड के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो क्रोमोसोम संख्या होती है वो होती है 2n × 2 = 14, 14। फिर इसमें बात आती है, इसका जो बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। फिर देखिए इसके कुछ बेसिक पॉइंट। तो 1% क्षेत्र में इस गेहूं को बोया जाता है। यह गेहूं जो द्विगुणित जो गेहूं होते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम जो होता है उसे भारत के 1% क्षेत्र में बोया जाता है। सबसे पहले लिख दीजिए, इसे भारत के 1% क्षेत्र में बोया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है यहाँ पर, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक पॉइंट को मेरे साथ में लिखते हुए आगे बढ़िएगा। इसकी खेती जो की जाती है वो दक्षिणी भारत में की जाती है। दक्षिणी भारत में की जाती हैं। फिर बात आता है कि ये जो गेहूं है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो है वो है उपमा बनाने में। आपने खाया भी होगा सभी ने, तो उपमा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, उपमा बनाने में। फिर देखिए अगला पॉइंट, सेकंड है चतुर्थ गुणित। नाम भी बड़े डिफिकल्ट हैं, तो आपको भी याद रखने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन याद रखना पड़ेगा। देखिए सेकंड है चतुर्थ गुणित। राइटिंग का थोड़ा इशू रह सकता है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखने की, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं टेट्राप्लॉइड। आप मेरी वॉइस से भी नोट्स बना सकते हो, तो वॉइस सुनकर भी आप थोड़ा सा जो शब्द डिफ़िकल्ट लगे या दिखाई न दें, ऐसे कुछ वर्ड है ही नहीं, लेकिन मैं इतना शुद्ध लिख रहा हूँ फिर भी, लेकिन कुछ ऐसे हो जाता है, तो आप वॉइस के द्वारा लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2n की यदि बात करें तो 2n × 4 = 28 होते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है कि इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जो है उसका नाम है, उसका बॉटनिकल नेम है। नंबर 1 प्रकार का जो गेहूं है उसका नाम है, बात को समझिएगा, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो रिटर्न पूछ सकते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम, इसे इमर गेहूं भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्रोनॉमी ऐसे समझ में नहीं आती है, पूरी कोशिश लगा दीजिएगा। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की अच्छी तरह से। और ये भी क्या होता है कि भारत में 1% क्षेत्र में उगाया जाता है। भारत के 1% क्षेत्र में उगाया जाता है, फिर हम बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट, यहाँ भारत के किन क्षेत्रों में उगाया जाता है? तो देखिए दक्षिणी भारत में उगाया जाता है, इसकी खेती दक्षिणी भारत में होती है। दक्षिणी भारत में कौन कौन से क्षेत्र है वो देखिए। दक्षिणी भारत के जो क्षेत्र हैं, नंबर 1 है तमिलनाडु,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर का जो गेहूं है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका बॉटनिकल नेम देखिए, ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे और किस नाम से जाना जाता है? आप सभी मैक्रोनी गेहूं के बारे में सुना होगा, तो इसे ट्रिटिकम ड्यूरम जो है इसे मैक्रोनी गेहूं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं। अब देखिए इसमें 2n की यदि बात करें तो क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो अगला पॉइंट देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्रोमोसोम संख्या यही रहेगी दोनों में, याद रखना। 2n × 4 = 28। आपने सोचा होगा सर बीच में रुक गए तो आप भूल गए, नहीं, एग्जैक्ट यही क्रोमोसोम संख्या ट्रिटिकम डाइकोकम में रहेगी और ट्रिटिकम ड्यूरम में रहेगी। याद रखना, मैक्रोनी गेहूं और इमर गेहूं दोनों की क्रोमोसोम संख्या समान है। ये भी 1% क्षेत्र में उगाया जाता है। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में उगाया जाता है। लेकिन ये जो गेहूं है ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं, ये भारत के 11 से 12% क्षेत्रों में उगाया जाता है। 11 से 12% क्षेत्रों में उगाया जाता है, या बोया जाता है। फिर देखिए इसका सर्वाधिक उत्पादन या भारत में बुआई मध्य भारत में सर्वाधिक बोया जाता है। मध्य भारत में क्वेश्चन बनने वाले हैं, डिले मत रहिएगा, एकदम एक्टिवनेस होनी चाहिए। मध्य भारत में बोया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, इसका उपयोग जो होता है वो होता है सूजी व सेवैया बनाने में। इसका उपयोग जो होता है वो सूजी व सेवैया बनाने में होता है। अब देखिए, अब तीसरा नंबर का गेहूं आता है। इसका उपयोग सूजी व सेवैया बनाने में किया जाता है, मध्य भारत में बोया जाता है। आपने वो स्क्रीन थोड़ी सी मैंने नीचे रह गई, नोट्स आपको दिखे नहीं होंगे तो आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य भारत में बोया जाता है और सूजी व सेवैया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने बात की थी अभी नंबर 1 डिप्लॉइड और नंबर 2 टेट्राप्लॉइड। डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड के बारे में हमने बात कर दी। अब आता है षटगुणित, जिसे हेक्साप्लॉइड कहते हैं। नंबर 3 षटगुणित हेक्साप्लॉइड। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो होती है 2n × 6 = 42। अब इसमें क्या है कि एक 2 प्रकार के गेहूं पाए जाते हैं। षटगुणित में 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हमने शुरुआत में बात की थी। तो एक जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। समझेगा, पूरा डिटेल से समझेगा, जिसे ब्रेड गेहूं भी कहते हैं
छोटी छोटी बातें बढ़िया आराम से समझा रखी है मैंने। इसे मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं। मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं। इसका भारत के ये जो गेहूं है वो सर्वाधिक बोए जाते हैं। भारत में ये गेहूं सर्वाधिक बोए जाते हैं। 86 से 87%, 86 to 87% क्षेत्र में बोया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं जो है वो 86 to 87% क्षेत्रों में, एरियाज में कल्टीवेशन इसका होता है। क्षेत्र में बोया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, इसका विकास या खोज भी कह सकते हो। इसका विकास, आप सभी वैज्ञानिक का नाम भी जानते होंगे, आपने 11th 12th दोनों क्लासेस में पढ़ रखा होगा इसके बारे में। तो इसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है N.E. बोरलॉग। सभी जानते हैं इनके बारे में, N.E. बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो गेहूं है, नंबर 2 गेहूं का नाम है ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। देखिए इसे भारतीय बोना गेहूं भी कहते हैं। इसे भारतीय बोना गेहूं भी कहते हैं। इसे भारतीय बोना गेहूं भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है क्षेत्रफल। यहां तक हमारा जो षटगुणित था वो यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर अगले इसके कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं, वो लिखिए। इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 लिखेगा क्षेत्रफल और उत्पादन। क्षेत्रफल, उत्पादन, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम का बात कर रहा हूं मैं, चीन में। चीन में होता है। और सेकंड नंबर पर हमारा आता है भारत। यदि भारत का स्थान पूछा जाए, भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत जो है वो सेकंड स्थान पर आता है। फिर देखिए भारत में यदि बात करें तो ये हमने बात की थी, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए मेरी तरफ से। ये हमने बात की थी विश्व के बारे में। किसके बारे में? विश्व के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में। तो भारत में इन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन या क्षेत्रफल, देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, पेन चेंज नहीं हो रहा है। क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता। क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है यूपी, उत्पादकता में यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्पादन में यूपी है, उत्पादकता में पंजाब है। सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन जो होता है वो यूपी में होता है। और उत्पादकता, जैसे ये दो कोई खेत हैं, इन दोनों खेतों में एक में 1 हेक्टेयर में 60 बोरी हो रहे हैं और एक में 1 हेक्टेयर में 40 बोरी हो रहे हैं। तो जो इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये कोई 2 खेत हैं, इसमें 1 हेक्टेयर में
20 बोरी गेहूँ हो रहे हैं, और इसमें देखिए 1 हेक्टेयर में 40 बोरी गेहूँ हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सर्वाधिक उत्पादन तो यूपी में हो रहा है, लेकिन जो उत्पादकता जो है वो पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। उत्पादन यूपी में हो रहा है और उत्पादकता सर्वाधिक, जैसे कि ये यूपी है तो यूपी में कितना हो रहा है? 20 बोरी हो रहा है। लेकिन यदि पंजाब की बात करें तो इसी 1 हेक्टेयर में पंजाब में 40 बोरी गेहूँ हो रहा है और इसी यूपी में 1 हेक्टेयर में 20 बोरी गेहूँ हो रहा है, तो इसे उत्पादकता कहते हैं। बात क्लियर होगी। आप देखिए राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में क्षेत्रफल और उत्पादन, क्षेत्रफल और उत्पादन, थोड़ी सी राइटिंग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हनुमानगढ़ क्षेत्रफल सर्वाधिक है राजस्थान में, गेहूं का हनुमानगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। अधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है श्री गंगानगर में। यहाँ तक बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब बात आती है गेहूं के बारे में, इसके उपनाम। तो इसका उपनाम जो है वो है अनाजों का राजा। सेकंड नाम है किंग ऑफ स्टेपल फूड वर्ल्ड, किंग ऑफ स्टेपल फूड वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है कुछ, वो भी साथ में नोट कर देते हैं। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज, जिसका नाम है गेहूं। फिर आते हैं भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज। देखिए दोनों में फर्क देखिएगा। भारत में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज, जिसका नाम है चावल। अब देखिए फर्क दिखा। विश्व की यदि बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज कौन सा है, तो गेहूं आएगा। लेकिन यदि भारत की बात की जाए तो चावल आएगा। यहाँ पर दोनों बात क्लियर हो गई होगी। चावल, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये लीजिए। अब आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला बेसिक पॉइंट है भारत की सबसे सिंचित फसल। भारत की सबसे सिंचित फसल को क्या है? गेहूं। क्या है? गेहूं। भारत की सबसे सिंचित फसल, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे सिंचित फसल। हरित क्रांति में किस फसल का योगदान सर्वाधिक था? हरित क्रांति में सर्वाधिक था, तो इसका आंसर है गेहूं प्लस धान।
गेहूं प्लस दाल। अब देखिए, अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? पुष्पक्रम। इसका जो पुष्पक्रम जो होता है वो स्पाइक या हेड कहते हैं। इसके पुष्पक्रम को स्पाइक या हेड कहते हैं, स्पाइक या हेड। फिर इसके फल का प्रकार, फल प्रकार। तो इसके जो फल का प्रकार होता है, अलग अलग पेन से लिखने का यही तात्पर्य है कि हर पॉइंट आपको समझ में आए। इसका फल का जो प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। फिर देखिए, एक इसका इंस्टीट्यूट है। क्या है? इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है गेहूं एवं जौ अनुसंधान निर्देशालय, जो कि स्थित है करनाल, हरियाणा। तो लिखिए गेहूं एवं जौ अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर है? करनाल। करनाल कहाँ आता है? हरियाणा। करनाल कहाँ आता है? हरियाणा। फिर देखिए, अगला पॉइंट आता है गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटीन। तो गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें देखिए कितना पाया जाता है? 11 से, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11 से 13%। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक, यहाँ पर लिख रहा हूँ खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक। बात यहाँ तक क्लियर होगी, पूरा समझ में आ गया होगा टॉपिक। पुष्पक्रम के बारे में बात कर ली थी, इससे मिलते जुलते जो बेसिक पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटिव जो बात है वो है, देखिए अब आता है इसका वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट, सॉरी बोलने में थोड़ी सी, लिखिए वसा की मात्रा 1.5 से 2%। 2%। फिर कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 67 to 71%। 67 to 71%। फिर देखिए, इसमें गेहूं में बोनेपन का जीन पाया जाता है। इसके बारे में आप सभी को किसी को पता नहीं होगा। लिखिए गेहूं में बोनेपन का जीन जिसका नाम है नोरिन 10। एक बार फिर से नोरिन 10। खोज की थी गोन जीरो इंजुका।
वैज्ञानिक का नाम है गोन जीरो इंजुका। क्या नाम है? गोन जीरो इंजुका। अब देखिए, नोलिन 10 जो जीन है इसका व्यावसायिक स्तर पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लिखिए, आपको ऐसे लिखवाऊंगा तभी समझ में आएगा, बाकी ऐसे बोलने पर तो समझ में नहीं आएगा। तो नोलिन 10 का व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग, व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग, वैज्ञानिक का नाम है एनी बोरलॉग। अभी हमने बात की थी। डॉक्टर नूरिन ई बोरलॉग। देखिए, नोलिन 10 जो जीन है इसमें क्या होता है कि प्रथम एकल जीनी किस्म लर्मा रोजा और सोनारा 64 में ये सब पाया जाता था। यहां पर पॉइंट लिख देते हैं साथ में ही। नोलिन 10 से प्रथम एकल जीनी किस्म का विकास या निर्माण भी कह सकते हैं। प्रथम एकल जीनी किस्म लर्मा रोजो, सॉरी राजो है, लर्मा राजो। और सेकंड है सोनारा 64। सोनारा 64 यहाँ पर। देखिए, एक बेसिक पॉइंट और है और उससे मिलता जुलता अपवाद भी है। सभी खाद्यान्न फसलों में तीन पुंकेसर पाए जाते हैं। 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद क्या है देखिएगा, नोट लगाकर लिखो या अपवाद लिख लो, दोनों एक ही बात है। तो अपवाद क्या है? अपवाद लिखिए, दान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। दान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। दान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। इसकी जलवायु जो होती है वो होती है ठंडी व नम। फिर बात आती है अंकुरण के समय तापमान क्या होना चाहिए। तो अंकुरण के समय जो तापमान होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कल्ले निकलते समय तापमान क्या होना चाहिए। तो कल्ले निकलते समय जो तापमान रहता है वो रहता है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है पकते समय। तो पकते समय जो तापमान रहता है वो रहता है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस, सॉरी सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ही बात है। मृदा, अब बात करते हैं मृदा। तो इसमें जो मृदा चाहिए वो मृदा चाहिए बलुई या दोमट। बलुई या दोमट। पीएच कितना होना चाहिए। तो पीएच होना चाहिए 5 से 7.5। ये हमने
आज का कुछ बेसिक बातें पढ़ ली हैं। काफ़ी सारी बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब कमेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज आदि के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम किस्मों के बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी हमारे गेहूँ से रिलेटिव बचा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। बीज दर क्या हैं, किस्में कौन कौन सी हैं और इसका उत्पादन कितना होता है, उपज कितनी मिलती है, किस प्रकार से कटाई की जाती है, ये सभी बातें हम पिछली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।